सभी साथियों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी साथियों से आग्रह करता हूं, सभी लोग लाइव फटाफट आ जाइए और वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और उन साथियों से निवेदन रहेगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सभी लोग साथी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे जितने भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। तो एक बार सबसे पहले कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है। एक बार कमेंट करके यस नो का आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले जो हमारी क्लास होती है वो करंट अफेयर की क्लास होती है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। और इसमें हम लोग डेली बेसिस पर टॉप 10 यानी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू टाइप में आपको क्लियर कराते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आपको बता सकें। ठीक है, तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। हर प्रश्न के लिए 10 से 20 सेकंड का समय मिलता है। आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिए कि हर प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल में ही भारत ने 24 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया, यानी भारत ने 24 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया, या राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, हर ऑप्शन में आपके 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि 24 अप्रैल को हाल के दिनों में अभी सबसे ज्यादा जो चर्चित जो है दिवस मनाया गया, वो मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या होता है हम जरा इसको जानते हैं। इसका आंसर पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इसकी हम लोग कहानी थोड़ी समझते हैं। दरअसल में इसके कई सारे नाम, एक तो नाम आपके सामने ही लिखा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और दूसरा इसका नाम कह सकते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, अब अगर बात करूं तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि ग्राम प्रशासन के आधार पर और शहरी प्रशासन के आधार पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर और शहरी प्रशासन के आधार पर अलग अलग प्रकार के चीजों का गठन किया जाए, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों का गठन किया जाए। तो ग्राम पंचायती यानी ग्राम क्षेत्र के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया, जहां अलग अलग प्रकार के स्तर बनाए गए। तो ज्यादातर ग्राम पंचायती स्तर भारत में 3 प्रकार से लागू है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था 2 प्रकार से लागू है। ठीक है, एक ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर, और तीसरा हो जाएगा जिला पंचायत स्तर। कुछ ऐसे भी हैं जहां क्षेत्र पंचायत स्तर नहीं है, वहां सीधे सीधे जिला पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई है, तो भारत में वैसे तो पंचायती राज दिवस जो है वो आपका लागू माना जाता है। मैंने कल एक क्वेश्चन ये कल भी आया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र में लागू किया, लेकिन ये औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था, लेकिन विधिवत तरीके से, विधिवत रूप से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
लागू किया गया था। और इसे लागू किया था तत्कालीन पीएम नेहरू। 1959 में नेहरू पीएम थे, पंडित नेहरू ने इसको लागू किया और धीरे धीरे करके देश में पूरी तरीके से लागू हुआ। अब इसका कारण जान लेते हैं। इसका कारण क्या है कि ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था औपचारिक रूप से देखा जाए, विधिवत तरीके से देखा जाए तो 2 अक्टूबर को लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर को मनाना चाहिए। इसका कारण है संविधान संशोधन। संविधान में एक संविधान सॉरी संविधान में एक संशोधन हुआ। संविधान में एक संशोधन हुआ और यह संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और यह संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है, यहां पे लिख दूं। और 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ, ये पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज, ग्राम या राज पंचायत से, ठीक है। और इसका उल्लेख भी संविधान की 11वीं अनुसूची में मिलता है। लेकिन ये पॉइंट लागू, यानी इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। तो इसको लागू किया गया अगले वर्ष, यानी 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। इसीलिए जब से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तभी से भारत में हर साल पंचायती राज व्यवस्था दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो यही आपका आंसर था। इसलिए 24 अप्रैल की से इसको प्राकृतिक तरीके से हमने मनाया। अब इसका एक मंत्रालय भी है। मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह पंचायती राज मंत्रालय, ये इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये था पहला प्रश्न, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार अज्ञात निकायों के लिए डीएनए डेटाबेस का उपयोग करने वाला, यानी कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने अज्ञात चीजों को जानने के लिए डीएनए डेटाबेस से, यानी डीएनए का डेटा लिया है और उसका उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहां क्या कह रहा है कि राज्य सरकार है अज्ञात निकायों के लिए डीएनए वाला राज्य बन गया है।
तो ये राज्य कौन सा है बताइए कमेंट करके। तो ये राज्य है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। अब ये क्या है जरा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब जो अज्ञात जो डीएनए से, डीएनए का मतलब है शरीर संबंधी जानकारी, और वो भी पहचान। डीएनए का उपयोग तब किया जाता है जब ये पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किसका पिता है और किसका पुत्र, यानी उसके खून के डेटाबेस यानी ब्लड के जो डेटाबेस हैं वो सैंपल एक तरीके से होंगे, तो उसके बॉडी का अगर कोई भी पार्ट अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी पार्ट से मिलता है तो उसका वो माता पिता या उसका पुत्र या पुत्री हो सकता है। तो शरीर संबंधी जानकारी, और ये विशेषकर शरीर संबंधी जानकारी किसके लिए है? पहचान के लिए, और पहचान के लिए भी क्या? शवों, शवों की पहचान के लिए, शवों की पहचान के लिए। यानी जो और शव अज्ञात शव हैं, मतलब जिनके बारे में पता नहीं है कि ये डेड बॉडी किसकी है, तो उसकी पहचान करने के लिए ये डेटाबेस की जानकारी एकत्रित करने वाला राज्य बना है आपका कौन सा? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। हालांकि इसने शुरुआत अपनी करी है, इस कार्यक्रम की शुरुआत इस राज्य ने शुरुआत अप्रैल 2022 से कर दी थी इसने, लेकिन सफलता इसे मिली अप्रैल 2023 में। सफलता कब मिली? अप्रैल 2023 में इसने सफलता मिली और इसके रिजल्ट पॉजिटिव आने लगे, ठीक है। इसने प्रारंभ में 150 सैंपल की जांच की, जांच की। इसमें लागत कम से कम आई है इसको बनाने में 55 लाख रुपए, ठीक है। तो 55 लाख रुपए की इसमें क्या हुई है? निवेश हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है जिसका नाम है स्मॉल पॉन्ड। स्मॉल पॉन्ड पीएम सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा ये डेटाबेस पता किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर का एक नाम भी दिया गया है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर दरअसल में बनाया है यूएसए की कंपनी ने। यूएसए की कंपनी के मदद के आधार पर यह सॉफ्टवेयर बनाया है और हिमाचल प्रदेश ने इसमें सफलता प्राप्त करी है, और इसका नाम है जुंगा फॉरेंसिक रिपोर्ट। जुंगा फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह सारा काम हुआ है। तो आंसर हिमाचल है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। किस सरकारी योजना ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता? यानी ऐसी कौन सी सरकारी योजना है, या किस सरकारी योजना ने लोक प्रशासन में, यानी लोक प्रशासन का मतलब सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता? तो ऐसा कौन सा सरकारी योजना है? पीएम जनधन योजना ने जीता है, पीएम जन सुरक्षा ने जीता है, पीएम गति शक्ति योजना ने जीता है, पीएम मुद्रा योजना जी ने जीता है, या पीएम वय वंदना योजना ने जीता है? एक योजनाएं हैं, कौन सी ने जीता है बताइए। तो किसकी बात कर रहा है कि लोक प्रशासन में
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये संस्था है आपकी पीएम गति योजना, पीएम गति योजना, ठीक है। पीएम गति योजना जो है इसने जीता है, ठीक है। जिसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका एक केंद्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया है नई दिल्ली में, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ है? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ये सिविल सेवा दिवस के रूप में, यानी सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर जारी किया गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पीएम गति या गति शक्ति योजना, सी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। हर साल अप्रैल के किस दिन विश्व अंग्रेजी दिवस भाषा का सम्मान करने के तरीके के रूप में अपनाया जाता है? ठीक है, विश्व अंग्रेजी दिवस, विश्व अंग्रेजी दिवस भाषा का सम्मान करने के तरीके, ये कह रहा है विश्व अंग्रेजी दिवस जो है वो भाषा के सम्मान करने के तरीके के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है जरा देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को। तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तेईस अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब कारण क्या है, मनाने का कारण क्या है, 23 अप्रैल ही क्यों? तो हम यहां कारण बताते हैं, या उसका कारण है अंग्रेजी के महान कवि कवि एवं साहित्यकार, ठीक है, कवि एवं साहित्यकार जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर,
विलियम शेक्सपियर, ठीक है। की जयंती और पुण्यतिथि, मतलब इनकी जयंती और पुण्यतिथि एक ही डेट को हुई है, ठीक है। तो इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ, मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुई। इसी कारण से इनके जन्म और मृत्यु की तिथि को ही, ठीक है, को ही विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनकी जो दोनों डेटें हैं वो डेटें हैं 23 अप्रैल। इसी के कारण यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा 2010 में ये घोषित किया गया ठीक है। तो 2010 में ये इंटरनेशनल लेवल पर घोषित कर दिया कि विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो विशेषकर इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2010 से हुई। तो जल्दी से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन कावेरी, तो भारत सरकार ने ना जितने कितने ऑपरेशन चलाए, तो अभी एक नया ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो ये नाम है ऑपरेशन कावेरी। कह रहा कि ये किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। एक मिशन है। जो सूडान में फंसे हैं नागरिक हैं, उनको सूडान से निकालना है, क्योंकि इस समय सूडान में जो है वो गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध या आंतरिक युद्ध, लगभग 1 माह से चल रहा है। इस वजह से भारत सरकार चाहती है कि जितने भी भारतीय नागरिक वहां नौकरी के लिए रह रहे हैं या पढ़ाई के लिए रह रहे हैं या बिजनेस के लिए रह रहे हैं, वहां से सूडान से उनको निकाला जाए, ठीक है। किसके द्वारा? ऑपरेशन कावेरी के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी में दो विमान दो विमान काम कर रहे हैं, दो विमान काम कर रहे हैं लाने का, ठीक है। और दो मुख्य विमान हैं जिनका नाम है C-130। C-130 विमान है। यही सूडान से भारतीय नागरिकों को भारत ला रहा है, भारत वापस में ला रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जानकारी दी है, जानकारी मिली है या दी गई है विदेश मंत्रालय से। विदेश मंत्रालय से, ठीक है। तो और
ये खुद एस जयशंकर, एस जयशंकर ने इस जानकारी की पुष्टि करी है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। तो भारत ने ऐसा ही नहीं, भारत ने एक आपका मिशन, आपका ऑपरेशन गंगा चलाया था, जो यूक्रेन के समय चलाया था, ठीक है। ऐसे ही अफगानिस्तान के समय में जब गृह युद्ध हुआ तो वहां के लिए भी ये मिशन चलाया था, ठीक है। रसिया में फंसे नागरिकों के लिए भी भारत ने वहां से निकाला था, तो उनके लिए भी मिशन चलाया गया था, ठीक है। तो भारत ने ना जाने कितने देशों के साथ कोई ना कोई दिक्कत होती है तो भारत सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के मिशनों को चलाती है। उसी में से एक सूडान के लिए मिशन चलाया था, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। और कहा गया है कि अभी भी सूडान में लगभग, सूडान में लगभग 4,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हैं। सूडान में 4,000 से ज्यादा नागरिक फंसे हैं, और लगभग इनमें से लगभग 400 से 500 भारतीय नागरिक, 400 से 500 भारतीय नागरिक सुरक्षित सुरक्षित सऊदी अरब भेज दिए गए, सऊदी अरब भेज दिए गए हैं, ठीक है। और सऊदी अरब के बाया ये जो नागरिक हैं वो भारत में आ जाएंगे। इस समय खासकर सूडान मिशन को अंजाम देने के लिए भारत सरकार का मित्र देश सऊदी अरब भारत सरकार की मदद कर रहा है, और वो भारतीय नागरिकों को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो भारत सरकार का लक्ष्य है, डायरेक्टली उन्हें भारत में तो नहीं ला सकता, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट वहां भारत के लिए सीधी मिलती नहीं है। इसलिए सूडान से ज्यादातर जो फ्लाइट हैं वो सऊदी अरब में जा रही हैं, रियाद में जा रही हैं, और सऊदी अरब के बाया भारत में वो नागरिक आराम से आ जाएंगे, सेफली आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सऊदी अरब सरकार ने भारत की भरपूर सहायता के लिए हामी भरी है, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे अवसरों पर एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं। जैसे जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो रूस ने भारत की मदद करी थी यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। तो लगभग 400 से 500 छात्र तो सऊदी अरब सुरक्षित पहुंच गए हैं, वहां से भारत आ जाएंगे। और अभी भी लगभग बताया जाता है कि 4,000 के करीब जो है भारतीय नागरिक सूडान में फंसे हैं, और 2 विमान बहुत जल्दी से तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सारे नागरिकों को वहां से निकाल लिया जाएगा। क्योंकि सूडान एक दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप कंट्री है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बसा हुआ देश है, और यहाँ अभी तख्ता पलट की कहानी चल रही है। वहां दरअसल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वहां लोग आक्रोशक तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसक झड़पें कर रहे हैं, इस वजह से वहां गृह युद्ध चढ़ा हुआ है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा प्रश्न आपके सामने है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस? बताइए क्या आंसर है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो 25 अप्रैल को इनमें से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई जरा देखते हैं। शुरुआत हुई है 2007 से, और 2007 में भी 25 अप्रैल 2007 को, 25 अप्रैल 2007 को शुरुआत हुई। शुरुआत किसके द्वारा की गई? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। कारण, अफ्रीकी देशों में मच्छरों के काटने से काफी मौतें हुई।
और ये जो मौतें हुई हैं वो 2006 में हुई, 2006 में हुई। और इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 अप्रैल 2007 को घोषणा की कि 25 अप्रैल 2007 से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये प्रश्न आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारा प्रश्न भी आ रहा है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था और ये प्रश्न वैसे भी काफी चर्चित में है। माणा, हालांकि इसको हम हिंदी में माना भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में शुद्ध बाणा ही लिखा जाता है, माणा लिखा जाता है, लेकिन माना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निके अब ये दरअसल में उत्तराखंड का अंतिम गांव माना जाता था। मतलब ये तिब्बत और भारत की सीमा पर था, चीन और भारत की सीमा पर था, भारत में उत्तराखंड की सीमा पर था और इसे गांव को अंतिम गांव मानते थे, ठीक है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि माणा गांव किस राज्य में स्थित है जिसे बीआरओ द्वारा पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। मतलब इसको अब कहा गया है कि पहला गांव नहीं है ये आपका, सॉरी आखिरी गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव होगा। अब दरअसल में प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि सीमावर्ती पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कोई भी गांव या शहर स्थित है तो वो भारत का प्रथम शहर या गांव माना जाएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है अंदर वाले देशों में, ठीक है। वो आखिरी गांव नहीं हो सकता, वो प्रथम गांव हो सकता है। और इसकी पुष्टि बीआरओ द्वारा, यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह सकते हैं सड़क ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का ये गांव है, अभी तक ये आखिरी गांव कहलाता था, पहला गांव है। माणा या माना की बात है। माना या माणा गांव उत्तराखंड में है। जिसे बीआरओ द्वारा जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। पहले यह गांव आखिरी गांव के नाम से था, ठीक है। पहले ये आखिरी गांव के नाम से था, लेकिन बीआरओ ने उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के फैसले के बाद यह घोषणा की, मतलब ये घोषणा कर दी। इसमें भारत सरकार भी इन्वॉल्व है और उत्तराखंड भी सरकार इन्वॉल्व है। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सीमावर्ती कोई भी गांव या शहर वो आखिरी गांव नहीं हो सकता, वो प्रथम गांव हो सकता है, ठीक है। और इसलिए बाणा माना गांव की जो नेम प्लेट है उसे चेंज कर दिया और उस पर लिख दिया प्रथम गांव, पहला गांव, पहला गांव, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, यानी पीएम मोदी भी हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी सीएम साहब उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, दोनों के फैसले के आधार पर ये हुआ, ठीक है। तो फटाफट इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा अगर लिखना चाहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं। जो माणा है वो
उत्तराखंड के चमोली जनपद में आता है। ये चमोली जनपद है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद? ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब 8वां प्रश्न है, स्वागत पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? जैसे कि इसने 2023 में 20 साल पूरे किए, तो स्वागत पहल से संबंधित कार्यक्रम है। स्वागत पहल दरअसल में ये गुजरात राज्य में, ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया था। जैसे कि इसने 2023 में बीस वर्ष पूरे किए। ठीक है, ठीक है। तो स्वागत पहल जो गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, उसने 2023 में 20 साल पूरे किए। इसका मतलब है कि ये कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई होगी 2003 में, और 2003 में इसकी शुरुआत की होगी मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री होंगी वो मोदी। 2002-2003 के समय में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, तो मोदी जी ने उसकी शुरुआत 2003 में की होगी। ठीक है, और जिसकी जानकारी जो है 20 वर्ष की जानकारी दी है वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने इसकी जानकारी दी। ठीक है, और ये उस समय के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी दी, तो राजस्थान गुजरात है, गुजरात राज्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये किससे संबंधित कार्यक्रम था? तो जो स्वागत पहल थी, ये जो योजना थी, आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने, आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और सॉल्व करने के लिए बनाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न कह रहा है, MMA1 फेडरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष, एक फेडरेशन है, MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
कह रहा है बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, रवि कुमार दहिया, गुलाम बख्श, महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट, इनको अध्यक्ष चुना गया है। ये विश्व प्रसिद्ध पहलवान भी रह चुके हैं और ये कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, ये पदों पर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आंसर है महावीर सिंह फोगाट। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये MM1 है क्या। अभी तक ये बताया नहीं है, तो हम बात करते हैं MM1। तो M का मतलब है मिक्स्ड, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट। और वन का मतलब, ये MM1 पहली संस्था थी, वन के नाम से खोली गई थी, इसीलिए इसमें वन लगा है, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। यानी मार्शल आर्ट एक ऐसी कला होती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने हाथ पैरों और शरीर के आधार पर बहुत तेजी से, फुर्ती से मुख्यतः क्या करता है, मुख्यतः लड़ाई झगड़ा करता है और एक तरीके से ताई कमांडो वगैरह या हाथों और पैरों से दूसरे व्यक्ति को पटकता है। ठीक है, तो इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, फोगाट साहब। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। अब कह रहे हैं कि सिप्री, SPRI, की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया है कि वैश्विक सैन्य व्यय, यानी दुनिया में अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा व्यय, या हम इसको कह सकते हैं विश्व में अपनी सेनाओं पर खर्च करने वाला देश। ठीक है, इसका मतलब हुआ, अब ये तो ठीक है कि विश्व में अपनी सेनाओं पर खर्च करने वाला देश। अब क्या रहा कि इस वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5, बताइए आंसर है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की इसमें पोजीशन है फोर्थ। भारत दुनिया में या विश्व में अपनी सेनाओं पर खर्च करता है और उस रैंक के आधार पर फोर्थ नंबर है। कौन सा नंबर है, फोर्थ। ठीक है, अब सिप्री क्या है दरअसल में। ठीक है, सिप्री की फुल फॉर्म बताता हूं। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये संस्था स्वीडन की है, स्वीडन की संस्था है। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं स्कॉट होम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान प्रशिक्षण
ठीक है, ये हिंदी में नाम है, वो इंग्लिश में नाम है। ठीक है, इसने रिपोर्ट दी है, इसने रिपोर्ट बनाई है। और दरअसल में ये एक संस्था है, ये ग्लोबल संस्था है। ठीक है, और इसे ग्लोबल थिंक टैंक बोला जाता है। ठीक, इसे ग्लोबल थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 2023 में बनाई है, 2023 के आधार पर इसने बनाई है। अब इसने कहा है कि दुनिया में ऐसा करने वाले देशों का हम अलग अलग देखें तो भारत फोर्थ पर है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तीन देश हैं, वो कितना पैसा खर्च करते हैं। तो यूएसए यानी अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे नंबर पर, और रूस तीसरे नंबर पर है जो पैसा खर्च करता है। कहता है कि दुनिया के तीन बड़े देश, विश्व में जितनी सेना है उसमें 56%, 56% विश्व की कुल सेना का खर्च, यानी जितनी देश है दुनिया में और विश्व में जितने देश हैं उन देशों की सेनाएं हैं, उनका अगर हम 100% खर्चा माने तो अकेले 56% तो यही तीन देश करते हैं, और बाकी बचा 44%, 44% में और देश, भारत के अलावा और देश, तो ये लगभग इतना खर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो भारत का इस साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है कि भारत ने अपनी सेना पर 81.4 अरब डॉलर, भारत ने अपनी सेना पर 81.4 अरब डॉलर रुपया खर्च किया है, जो पिछली साल के मुकाबले ज्यादा है 6%। तो इस साल 6% भारत सरकार ने अपनी सेना पर ज्यादा पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अपना कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को छोड़ सकते हैं, अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने टेलीग्राम जो है ग्रुप चैनल का जो लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आप हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।